Hello dear students, welcome back in online teaching, grade 6, subject SST Geography. Dear students, as you all know, in previous video we have completed our chapter number 4. In this video we are going to start our next chapter, which is chapter number 5, and the name of chapter is Major Domains of the Earth. Students, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, पिछले चैप्टर में हमने चैप्टर नंबर 4 के बारे में इंफॉर्मेशन ली है. इस चैप्टर में हम देखेंगे मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी, और डोमेन्स का मतलब हम क्षेत्र कह सकते हैं. तो पृथ्वी के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र है उनके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे. तो आइए देखते हैं फर्स्ट लाइन. As you have read in the first chapter, the earth is the only planet which has life. बच्चों, आप लोगों को जैसे मालूम है कि अर्थ पर क्या है, लाइफ है, यानी कि हम जी सकते हैं, जीवन है. ओके, तो अर्थ इज ओनली वन प्लेनेट विच हैज लाइफ. अर्थ एक ऐसा प्लेनेट है जिस पर लाइफ पाई गई है, लाइफ है. ह्यूमन बीइंग्स कैन लिव हेयर बिकॉज द लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर आर प्रेजेंट ऑन द अर्थ. अब बच्चों, क्यों लाइफ यहाँ पर मुमकिन है? देखिए, मानव या फिर दूसरे कुछ भी सजीव है वो यहाँ पर जिंदा क्यों रहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो जीवन के लिए जरूरत की जो चीजें है, जरूरत की जो बातें हैं, इंपॉर्टेंट थिंग्स जो है वो क्या है, अवेलेबल है. जैसे कि रहने के लिए लैंड, वाटर एंड एयर. सबसे जरूरत की जो चीजें होती है किसी सजीव को जिंदा रहने के लिए, वो है उसका प्लेस, ठिकाना, यानी कि लैंड, पीने के लिए पानी और सांस लेने के लिए एयर. तो ये सभी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये अर्थ पर पाई गई है या फिर अर्थ पर ये मिलती है, इनकी अवेलेबिलिटी है. दैट्स व्हाई अर्थ इज ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ, यानी कि अर्थ पर इन सारी चीजों की वजह से लाइफ पाई गई है या फिर जीवन सजीव अपना व्यतीत कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन है, देखिए. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अ कॉम्प्लेक्स जोन in which three main components of the environment meet, overlap and interact. देखिए, अर्थ का जो सरफेस है या फिर अर्थ का जो सबसे पहला हिस्सा है, अलग अलग तरीके के क्या हमें कंपोनेंट्स वहाँ पर पाए जाते हैं. ओवरलैप हो, इंटरैक्ट हो, यानी कि इनर जो कोई भी काइंड्स हो या फिर जो भी कुछ गैसेस हो या फिर वाटर हो, लैंड हो, ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, या फिर हम कह सकते हैं कि इंसान को जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन की तरह जो गैसेस होते हैं, और भी कुछ गैसेस की जो ज़रूरत प्लांट्स को होती है, सजीवों को होती है, उन सारी चीज़ों से मिलकर ये एनवायरनमेंट तैयार होता है या फिर कंपोनेंट्स होते हैं. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. अब सबसे पहला जो सरफेस पर एक देखा जाता है, क्या है वो? लिथोस्फेयर. द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी का सॉलिड पोर्शन, जिसे पृथ्वी के सतह पर पाया जाता है, उसे कहा जाता है लिथोस्फेयर. ओके, लिथोस्फेयर का मतलब होता है स्थल मंडल, यानी कि पृथ्वी की सतह पर, सरफेस पर पाया जाने वाला एक घटक, जिसे कहा जाता है यूनिट, उसे हम कह सकते हैं लिथोस्फेयर. द गैसेस layers that surround the earth is the atmosphere. अब जो भी कुछ गैसेस होते हैं उनके जो लेयर्स होते हैं that surround the earth, अर्थ में यानी कि पृथ्वी पर जो भी कुछ गैसेस, वायु पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? एटमॉस्फेयर में. और एटमॉस्फेयर को क्या कहते हैं हम? वातावरण भी हम उसे कहते हैं. तो ये जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस हमें मिलते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन हो. Different types of gases we can find in atmosphere, where oxygen, nitrogen, carbon dioxide and other gases are found. तो बच्चों, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि एटमॉस्फेयर में कौन कौन से गैसेस मिलते हैं? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी को जो भी अदर गैसेस हमें यहाँ पर हम फाउंड कर सकते हैं, देख सकते हैं. वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस एंड दिस एरिया इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अर्थ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? वाटर. तो इस वाटर ने जो
जो कवरिंग है वाटर का जो एरिया है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि वाटर कवर्स अ वेरी बिग एरिया, वाटर ने बहुत बड़ा एरिया जो है अर्थ का क्या किया है, ऑक्युपाई किया है। एंड दिस एरिया इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर। अब जिस जिस एरिया में अर्थ पर पानी पाया जाता है, वाटर हमें देखने के लिए मिलता है, उसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। ओके, हाइड्रोस्फीयर का मतलब होता है जलमंडल। द हाइड्रोस्फीयर comprises water in all its forms, that is ice, water and water vapor। अब ये जो हाइड्रोस्फीयर होता है, जलमंडल होता है, ये जो सिर्फ इसमें पानी ही नहीं होता, तो इसमें पानी के अलग अलग जो काइंड्स है वो हमें देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि आइस, जैसे कि ग्लेशियर, बर्फ होता है ना वो, उसके बाद पानी है, और उसके बाद है पानी का एक तीसरा काइंड जिसे हम कहते हैं वाटर वेपर। पानी की जो भाप होती है उसे हम कहते हैं वाटर वेपर। तो ये जो सारी काइंड्स है हाइड्रोस्फीयर में हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि हाइड्रोस्फीयर में सिर्फ पानी ही नहीं, तो आइस, वाटर वेपर, वाटर, आइस किस तरह से मिलता है देखने के लिए, जो ग्लेशियर्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ के जिस बने हुए, तो उसे कहा जाता है ग्लेशियर्स। और वाटर तो आपको मालूम ही है, वाटर वेपर यानी पानी की जो भाप होती है उसे हम वाटर वेपर कहते हैं। तो इस हाइड्रोस्फीयर में ये सब काइंड्स हमें देखने के लिए मिलती है। ओके ओके, नेक्स्ट है देखिए द बायोस्फीयर। द बायोस्फीयर is the narrow zone where we find land, water and air together। अब बायोस्फीयर का मतलब होता है जहां पर जैव रहते हैं। तो देख सकते हो आप इस बायोस्फीयर में क्या क्या फाइंड कर सकते हैं हम, क्या क्या ढूंढ सकते हैं वहां पर, क्या देख सकते हैं, लैंड, जमीन, वाटर, पानी और एयर, इनके साथ एयर यानी कि हवा की उपलब्धि भी वहां पर हमें बायोस्फीयर में देखने के लिए मिलती है। तो इस तरह से ये काइंड्स हमने देखी है, जैसे कि पहला है लिथोस्फीयर, सेकंड वन है एटमॉस्फेयर, थर्ड है हाइड्रोस्फीयर और फोर्थ है बायोस्फीयर। ठीक है, तो ये जो सजीव होते हैं, एनिमल्स होते हैं, लोग होते हैं, या फिर लाइफ जो है, लाइफ चलाने के लिए, लाइफ लोगों को या फिर सजीवों को जिंदा रहने के लिए ये सब जो चीज़ों की ज़रूरत होती है, ये सब यहाँ पर हमें अर्थ पर पाई जाती है, जो कि हमें क्या क्या प्रोवाइड करती है, लैंड है, उसके बाद वाटर, और हमें जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए, गैस चाहिए, वो भी हमें यहाँ से मिलता है। तो इसके बारे में हमने यहाँ पर छोटी सी जानकारी ली है। वर्ड ओरिजिन में देखिए क्या दिया है, इन द ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस मीन्स स्टोन, लिथोस का मतलब होता है स्टोन, पत्थर, एटमोस मीन्स वेपर, एटमोस का मतलब क्या होता है, वेपर, बाफ जिसे हम कहते हैं, ह्यूडर मीन्स वाटर, ह्यूडर का मीनिंग होता है वाटर। ये जो सब वर्ड है ये ग्रीक लैंग्वेज में दिए गए हैं। ओके, एंड बायोस मीन्स लाइफ, बायोस का मतलब होता है लाइफ, जीवन। कैन यू मेक वर्ड्स यूजिंग द अबोव। अब ये जो वर्ड्स दिए गए हैं ऊपर, इनका इस्तेमाल करके अब नेक्स्ट जो भी कुछ अलग अलग प्रकार के वर्ड्स आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। ओके, तो सबसे पहला जो पार्ट हमने देखा है वो है लिथोस्फीयर, जिसे कहा जाता है स्थल मंडल। लिथोस्फीयर का मतलब होता है बच्चों स्थल मंडल, इसे कहा जाता है। अब स्थल मंडल कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे हम इसे देख सकते हैं, द सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। जो पृथ्वी की सतह होती है ना, सरफेस, उसे कहा जाता है लिथोस्फीयर। ओके, पृथ्वी का सरफेस, अर्थ का सरफेस जो है वहां पर हम लिथोस्फीयर फाउंड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट कंप्राइजेस द रॉक्स ऑफ द अर्थ क्रस्ट एंड द थिन लेयर्स ऑफ द सॉइल दैट कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट विच सस्टेन ऑर्गेनिज्म। देखिए बहुत सारे घटकों से या फिर यूनिट से ये बनता है, जैसे कि रॉक्स है ना, और अर्थ क्रस्ट, इन जैसे तमाम चीजों से लिथोस्फीयर निर्माण होता है, बनता है। देयर आर टू मेन डिविजन्स ऑफ द अर्थ सरफेस। अब दो प्रकार के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डिवीजन है, कौन कौन से देखिए। द लार्ज लैंड मासेस आर नोन एज कॉन्टिनेंट्स। बहुत बड़े बड़े जो लैंड मासेस होते हैं, बहुत बड़े अर्थ के जो पार्ट्स होते हैं, उसे कहा जाता है कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के बारे में हम अगले पार्ट में जानकारी लेंगे। ओके, तो बड़े बड़े जो लैंड मासेस होते हैं, लार्ज लैंड मासेस, उन्हें कहा जाता है कॉन्टिनेंट्स। एंड द ह्यूज वाटर बॉडीज आर कॉल्ड ओशियन बेसिन्स। और जो भी कुछ बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज होती है, पानी का जो
एरिया होता है उसे कहा जाता है ओशियन बेसिन्स, जैसे कि सीज, ओशियन, महासागर जिसे कहा जाता है, तो इन्हें ओशियन बेसिन भी कहा जाता है। ऑल द ओशियंस ऑफ द वर्ल्ड आर कनेक्टेड विथ वन अनदर, जो भी कुछ इस वर्ल्ड में, विश्व में ओशियंस है, महासागर है, वो एक दूसरे से क्या हुए हैं, कनेक्ट हुए हैं, जुड़े हुए हैं। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड फिगर 5.1, आपको क्या करना है, जो 5.1 फिगर दी गई है जिस पर वर्ल्ड मैप दिया गया है उसको अच्छे तरीके से स्टडी करना है। आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर, अब वहां पर जैसे कि हमें जानकारी है कि जो ओशियंस है, जो वाटर बेसिन्स है, वाटर बॉडीज है, ओशियन बेसिन्स है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया गया है, आर द लैंड मासेस कनेक्टेड विथ वन अनदर। आपको फिगर नंबर 5.1 देखकर बताना है कि जो लैंड मासेस है, जो कॉन्टिनेंट्स है, ये एक दूसरे हुए से जुड़े हुए है या नहीं है, ये आपको ढूंढना है, स्टडी करना है। द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। अब देखिए जो सी वाटर की लेवल होती है, समंदर की जो लेवल होती है, वो लगभग सारी जगह पर क्या होती है, सेम होती है, एवरीवेयर सेम होती है, एक जैसी होती है। elevation of land is measured from the level of the sea which is taken as 0, और जो लैंड का जो मेजर होता है वो सी लेवल से किया जाता है, लैंड का जो मैपिंग होता है वो सी लेवल से किया जाता है, और सी लेवल की जो हाइट होती है वो क्या कंसीडर की जाती है, 0, यानी कि समंदर की सतह से हम क्या कर सकते हैं, ऊंचाई को नाप सकते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे वैसे उसे वो ऊंचाई क्या होगी, वो हाइट क्या होगी, वो बढ़ती जाएगी, और समंदर की जो लेवल होती है उसे क्या कंसीडर किया जाता है, 0। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा, जिस तरह का मैपिंग उसमें किया जाता है, मेजरिंग उसमें किया जाता है, वो समंदर की सतह से किया जाता है। लेवल ऑफ द सी को कंसीडर किया जाता है एज 0। ओके, नेक्स्ट है, देखिए द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। अब सी लेवल से माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है वो कितनी है, लगभग 8,848 मीटर्स, 8,848 मीटर्स, ठीक है। तो समंदर की सतह से इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर्स इज recorded at Mariana Trench in the Pacific Ocean। अब ये हो गई माउंट एवरेस्ट की समंदर की लेवल से हाइट। अब डेप्थ देखिए, डेप्थ कितनी है, द ग्रेटेस्ट डेप्थ, सबसे ज्यादा डेप्थ है 11,022, ठीक है, 11,022 मीटर्स जिसे हम कह सकते हैं, वो डेप्थ है जो कि कहां पर रिकॉर्ड की गई है, कहां पर ली गई है, मरियाना ट्रेंच, जो कि पैसिफिक ओशियन में पाया जाता है, वहां पर ये डेप्थ मेजर की गई है। कुड यू इमेजिन दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। क्या आप इमेजिन कर सकते हो, क्या आप कल्पना कर सकते हो किसकी, दैट डेप्थ ऑफ सी इज मच मोर देन द हाईएस्ट पॉइंट। अब जो समंदर की जो डेप्थ होती है उसमें जैसे जैसे हम डीप जाएंगे या फिर समंदर की सतह से नीचे जैसे हम मेजरिंग करेंगे तो वो किस प्रकार का पॉइंट होगा, हाईएस्ट पॉइंट कौन सा होगा, या फिर हाईएस्ट वो कहाँ तक डेप्थ हम मेजर कर सकते हैं, क्या आप इसकी इमेजिन कर सकते हो। इसका एक यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए कॉन्टिनेंट्स, जिसे खंड कहा जाता है, ठीक है। तो कॉन्टिनेंट्स आपको मालूम है, आपने सुने होंगे, पढ़ा होगा। कॉन्टिनेंट्स, देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स। कितने कॉन्टिनेंट्स है बच्चों, 7 कॉन्टिनेंट्स है। प्रमुख जो कॉन्टिनेंट पाए जाते हैं वो है 7। दीज आर सेपरेटेड बाय लार्ज वाटर बॉडीज। और ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये किसकी वजह से सेपरेट हो गए हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी लार्ज वाटर बॉडीज होती है। अब लार्ज वाटर बॉडीज का मतलब होता है ओशियन, सीज, है ना, जो महासागर होते हैं, समंदर होते हैं, इनकी वजह से ये जो कॉन्टिनेंट्स है ये डिवाइड हो गए हैं। देखिए, these continents are एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। देखिए कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे पहला है एशिया, ओके,
नेक्स्ट है यूरोप, नेक्स्ट है अफ्रीका, नेक्स्ट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया एंड देन वन अंटार्कटिका। ओके, तो इस तरह से हम 7 जो कॉन्टिनेंट्स है ये देख सकते हैं, इनको आपको अच्छे से ध्यान में ख्याल में रखना है। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड, फिगर 5.1। देखिए फिगर 5.1 में जो वर्ल्ड मैप दिया गया है उसे आपको अच्छे तरीके से स्टडी करना है, रीड करना है। एंड नोटिस दैट द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड मास लाइज इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। देखिए, और आपको क्या ढूंढना है, क्या देखना है उसमें, जो लैंड मास का जो बड़ा सा एक हिस्सा है वो कहां पर है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में आप जो भूभाग है या फिर बड़ा सा एक लैंड मास आप वहां पर देख सकते हो, आप उसे ढूंढ सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखिए, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। इट कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द अर्थ। पूरे अर्थ पे जो एरिया है उस पे लगभग 1/3 एरिया किसने कवर किया है, ये जो कॉन्टिनेंट है एशिया, इस एशिया कॉन्टिनेंट ने लगभग अर्थ का 1/3 एरिया ऑक्युपाई किया है। ओके, यानी कि बहुत ही बड़ा, सबसे बड़ा एक लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एशिया को माना जाता है। द कॉन्टिनेंट लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब जो ये जो कॉन्टिनेंट है ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने के लिए मिलता है, या फिर ईस्टर्न हेमिस्फीयर में ये एशिया है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू दिस कॉन्टिनेंट। और इस कॉन्टिनेंट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा गुजरती है। एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द उरल माउंटेन्स ऑन द वेस्ट। देखिए एशिया जो है ये यूरोप से डिवाइड हो गया है, सेपरेट हुआ है, किसकी वजह से, जो उरल माउंटेन्स है, पर्वत जिसे कहा जाता है माउंटेन्स, तो इसकी वजह से ये सेपरेट हो गया है। द कंबाइंड लैंड मास ऑफ यूरोप एंड एशिया इज कॉल्ड द यूरेशिया। अब ये जो दोनों को मिला के जो भूभाग होता है, पार्ट होता है, कौन सा, यूरोप और एशिया का जो कंबाइंड पार्ट है, दोनों का मिला के जो एक पार्ट बनता है, यूरोप का और एशिया का जो पार्ट है, दोनों का मिला के एक जो भूभाग होता है, पार्ट होता है, लैंडमास होता है, उसे कहा जाता है यूरेशिया। क्या कहा जाता है, यूरेशिया। अभी यूरेशिया मतलब क्या है, यूरोप का और एशिया का जो कॉमन लैंड का पार्ट होता है, लैंडमास होता है, उसे कहा जाता है यूरेशिया। ओके, हमारा एक बॉक्स रहा है उसका स्टडी करते हैं हम। देखिए, डू यू नो, ब्लू बॉक्स में दिया गया है, एडमंड हिलरी कहां से हो, न्यूजीलैंड, एंड द तेंजिंग नोर्गे, तेंजिंग नोर्गे शेरपा इंडिया, जो कि इंडिया में से थे, वेयर द फर्स्ट मैन टू क्लाइम द हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट एवरेस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ ऑन 29 मई 1953। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नोर्गे, ये जो दो लोग थे, इन्होंने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट को क्या किया है, वहां पर वो गए थे, कब, 29 में 1953। जुनको ताबेई, जो कि जापान की है, was the first woman to reach the summit of 16 मई 1975। और सबसे पहली महिला कौन है, जुनको ताबेई, जो कि जापान की है, वो कब गई थी माउंट एवरेस्ट पर, 16 मई 1975। आपको पता है कि माउंट एवरेस्ट पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चढ़ाई करते हैं, लेकिन उसमें सक्सेस कुछ कम ही लोग होते हैं जो कि समिट तक जा सकते हैं। उनमें से ये सबसे पहले कौन थे, एडमंड हिलरी, तेंजिंग नोर्गे, बाद में है जापान की पहली महिला जुनको ताबेई। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब, अब जो पहली महिला है भारत की, किसने वो चढ़ाई की थी, देखिए, क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑन 23 मई 1948 को, सॉरी 1984, वॉज बचेंद्री पाल। जो बचेंद्री पाल नाम की जो भारतीय महिला है, इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की है, वो है 23 मई 1984, 23 मई 1984 में बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर गई थी। ओके, नाउ कमिंग टू आवर पॉइंट, देखिए यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। पहला हो गया हमारा एशिया।
यूरोप इज मच स्मॉलर देन एशिया। अब यूरोप ये जो है कॉन्टिनेंट एशिया से थोड़ा सा छोटा है। द कॉन्टिनेंट लाइज टू द वेस्ट ऑफ एशिया। अब ये कहां पर पाया जाता है? एशिया के वेस्ट साइड में, पश्चिम दिशा में। द आर्कटिक सर्कल्स पासेस थ्रू इट। अब जो आर्कटिक सर्कल है यहां से पास होती है, गुजरती है। इट इज बाउंड बाय वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट इट। अब देखिए ये जो यूरोप है यहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज, बहुत सारे सीज, ओशियंस हमें देखने के लिए मिलती है। इस कॉन्टिनेंट के जो 3 साइड से, तीनों दिशा से इसे वाटर बॉडीज ने घेरा रखा है। यहाँ पर बहुत ज्यादा भारी मात्रा में पानी है। ओके, अब देखिए नंबर 3, अफ्रीका। अफ्रीका इज द सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आफ्टर एशिया। अफ्रीका जो है एशिया के बाद सबसे बड़े कॉन्टिनेंट्स में इसका दूसरा नंबर आता है। ठीक है, तो एशिया के बाद सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। द इक्वेटर और 0 डिग्री सेल्सियस लैटिट्यूड रन्स ऑलमोस्ट थ्रू द मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट। यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस जो है लैटिट्यूड, यहाँ पर हम देखते हैं। अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। अब ये जो बहुत ज्यादा भारी जो लार्ज पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर में हमें देखने के लिए मिलता है। लुक एट द फिगर नंबर 5.1। 5.1 फिगर में इसकी जानकारी दी गई है। यू विल फाइंड दैट इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। अब देखिए कौन कौन से वृत्त इसमें से जाते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके बाद है द इक्वेटर, और उसके बाद है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास। ये जो तीनों वृत्त है इसमें से गुजरते हैं, पास करते हैं। ओके, द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट। अब आपको डेजर्ट के बारे में जानकारी है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट माना जाता है वो कौन सा है? सहारा डेजर्ट। द सहारा डेजर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट, विश्व का सबसे बड़ा और हॉट डेजर्ट इसे माना जाता है, इज लोकेटेड इन अफ्रीका। और ये जो सहारा डेजर्ट है ये कहां पर है बच्चों? अफ्रीका में पाया जाता है। अब यहाँ पर अगर आपको सहारा डेजर्ट देखना है तो आपको अफ्रीका में जाना पड़ेगा। ओके, द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड्स बाय ओशियंस एंड सीज। अब ये जो कॉन्टिनेंट है इसके साइड में क्या है? ओशियंस, महासागर है, और सीज है, समंदर है। लुक एट द वर्ल्ड मैप फिगर 5.1। अब देखिए आपको फिगर जो है 5.1 में बहुत सारी इंपॉर्टेंट जानकारी दी गई है, तो आपको ये जो फिगर है ये अच्छे से रीड करनी है। यू विल नोटिस दैट द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर नाइल फ्लोज थ्रू अफ्रीका। अब वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रिवर है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नाइल। आपको अगर सवाल पूछा जाए कि वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, तो कौन सी है? नाइल। तो ये कहां पर फ्लो करती है? फ्लोज थ्रू अफ्रीका। अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट्स है उसमें से ये फ्लो करती है। नोटिस वेयर द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास द मैप ऑफ अफ्रीका। अब मैप में आपको क्या देखना है? वेयर द इक्वेटर, इक्वेटर कहां पे है? द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्कवृत्त कहां है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास इन द मैप ऑफ अफ्रीका। इसके बारे में हम मैप में जानकारी देखेंगे, या फिर मैप में ये सारी जानकारी दी गई है। ओके, नेक्स्ट है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। नॉर्थ अमेरिका जो है वो तीसरे नंबर का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, वर्ल्ड में अगर सबसे पहला कौन सा है? एशिया, नंबर 2 पर है अफ्रीका, नंबर 3 पर है नॉर्थ अमेरिका। इज linked to South America by a very narrow strip of land called the Isthmus of Panama। अब ये जो नॉर्थ अमेरिका है ये किससे जुड़ा हुआ है? साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है। एक छोटा सा नैरो, बहुत ही छोटा सा स्ट्रिप ऑफ लैंड, यानी कि पृथ्वी का भाग है, भूभाग है, लैंड है जिससे जुड़ा हुआ है, उसे क्या कहा जाता है? इस्थमस पनामा। इस्थमस पनामा के नाम से जाना जाता है। यानी कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये आपस में जुड़े हुए हैं, जॉइंट है। द कॉन्टिनेंट लाइज कंप्लीटली इन द नॉर्थर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अभी जो कॉन्टिनेंट है ये पूरी तरह से नॉर्थर्न और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में बसा हुआ है। 3 ओशियन सराउंडेड दिस कॉन्टिनेंट। लगभग
तीन जो ओशियंस है, महासागर है, इसको महासागरों ने या फिर ओशियंस ने इसको सराउंड किया गया है। कैन यू नेम दीज ओशियंस? आपको ये जो नेम्स है, कौन कौन से तीन ओशियंस है, ये आपको नेम लिखने हैं, बताने हैं, जो कि फिगर नंबर 5.1 में आप उनको देख सकते हो, उसमें से स्टडी करके आप बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए साउथ अमेरिका। नेक्स्ट जो कॉन्टिनेंट है अपना, देखिए साउथ अमेरिका लाइज मोस्टली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये कहां पर है? साउथर्न हेमिस्फीयर में है। विच टू ओशियन सराउंड इट ऑन द ईस्ट एंड द वेस्ट। अब इसके ईस्ट और वेस्ट में कौन से दो ओशियंस है, ये देखना है। द एंडेस वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब जो वर्ल्ड्स की सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, एंडेस नाम है उसका, ये यहां पर हम देख सकते हैं। साउथ अमेरिका हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर द अमेज़न। देखिए साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट बड़ी नदी है। अब लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? नाइल। और ये जो अमेज़न रिवर है, ये लार्जेस्ट रिवर है, ये कहां पर मिलती है देखने के लिए? साउथ अमेरिका में। ठीक है, साउथ अमेरिका में वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर है, उसका नाम है अमेज़न। ओके, नेक्स्ट है, देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट दैट लाइज एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ऑस्ट्रेलिया जो है वो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, यानी कि सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, एंटायरली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये कहां पर है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। इट इज सराउंडेड ऑन ऑल साइड बाय द ओशियंस एंड सीज। ये जो ऑस्ट्रेलिया है, इसे पूरी तरह से ओशियंस और सीज जो है, समंदर महासागरों ने घेरा हुआ रखा है। इट इज कॉल्ड एन आइलैंड कॉन्टिनेंट। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट है, देखिए अंटार्कटिका। अब अंटार्कटिका ये जो कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अंटार्कटिका कंप्लीटली इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। ये पूरी तरह से कहां पर बसा हुआ है? साउथर्न हेमिस्फीयर में। इज अ ह्यूज कॉन्टिनेंट। द साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। यहां पर कौन सा पोल पाया जाता है? साउथ पोल। ठीक है, एज इट इज लोकेटेड इन द साउथ पोलर रीजन। ये कहां पर स्थित है? साउथ पोलर रीजन में ये अंटार्कटिका स्थित है। इट इज परमानेंटली कवर्ड विथ थिक आइस शीट्स। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, अंटार्कटिका पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? बहुत बड़े बड़े आइस शीट्स, बहुत बड़े बड़े बर्फ के जो है चट्टान वहां पर देखने के लिए मिलते हैं। देयर आर नो परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स। और बहुत ज्यादा भारी मात्रा में ठंड होने की वजह से, बर्फ की मात्रा होने से वहां पर किसी भी तरह के जो ह्यूमन सेटलमेंट्स यानी कि मानवीय जीवन, वहां पर लोग नहीं रहते हैं, मानवीय जीव वहां पर नहीं जा सकते, नहीं रह सकते हैं। मेनी कंट्रीज हैव रिसर्च स्टेशंस इन अंटार्कटिका। अब बहुत सारी जो कंट्रीज है, बहुत सारे जो देश है, उन्होंने अपने अपने स्टेशंस वहां पर स्थित किए गए हैं। इंडिया ऑल्सो हैज रिसर्च स्टेशन देयर। अपने भारत का भी एक रिसर्च स्टेशन यानी कि संशोधन का एक ठिकान, प्लेस वहां पर इंडिया ने स्थित किया है, उसे प्लेस किया है। दीज आर नेम्ड एज मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री। जैसे कि अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, इस पर हम देख सकते हैं कि वहां पर बहुत भारी मात्रा में बर्फ होने की वजह से, ग्लेशियर्स की मात्रा होने से वहां पर परमानेंटली ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं हो सकती है। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी बड़ी जो कंट्रीज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज ने अपने रिसर्च स्टेशंस अंटार्कटिका पे स्थित किए हैं। तो अपना जो इंडिया है, इंडिया ने भी वहां पर अपने रिसर्च स्टेशंस वहां पर लोकेट किए हैं। उनके नाम कौन कौन से हैं? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ठीक है, अगर आपको किसी ने सवाल पूछा कि अंटार्कटिका पे इंडिया के कौन कौन से रिसर्च स्टेशंस है, तो आपको आंसर क्या देना पड़ेगा कि इंडिया ने कौन कौन से रिसर्च स्टेशंस किए लोकेट किए हैं, उनका नाम है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये जो दो रिसर्च स्टेशंस है, ये आपको अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर देखने के लिए मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, एज दिस वे वी हैव लर्न दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर. Remaining part we will learn in next video. Thank you.